हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज सिर्फ एक बचा हुआ है योजना आयोग और नीति आयोग के विषय में जो है कंपैरिजन, यानी कि योजना आयोग की संरचना कैसी थी और नीति आयोग की संरचना कैसी है, यानी कि उसने किस तरह से योजना आयोग का स्थान लिया है। आज हम इस विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। देखिए, ये जो है योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग में क्या है? अध्यक्ष। इसमें जो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वहीं इसमें उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो पदेन सदस्य है वो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं। इसमें जो पदेन सदस्य है वो किससे नियुक्त होता था? केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के मंत्री थे। जो सदस्य है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते थे वो कैसे होते थे? पूर्णकालिक सदस्य होते थे। जो सदस्य हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन वो जो है पूर्णकालिक सदस्य होते थे। और एक सचिव, सदस्य सचिव भी होता था। इसमें एक और कौन शामिल होता था? सदस्य सचिव भी शामिल होता था। ये जो है नेक्स्ट, इसमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके बारे में हमने काफी सुना है। राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य थे। इस राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है सदस्य कौन होते थे? राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। तो ये थी योजना आयोग की संरचना। अगर वहीं देखें नीति आयोग की संरचना, तो नीति आयोग की संरचना में पहले देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो है व्यक्ति, यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है इसमें उपाध्यक्ष बनेगा। पदेन सदस्य केंद्र सरकार के मंत्री होगा। सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा जो कि पूर्णकालिक होगा। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, और कौन सा पद बना इसमें? विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। ये जो है पीएम द्वारा नियुक्त है। ये कौन सा है? पीएम द्वारा नियुक्त। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीईओ, है ना, इसकी भी नियुक्ति होगी। गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होगा? राज्यों के मुख्यमंत्री व संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल सदस्य होंगे। कौन? राज्यों के मुख्यमंत्री व संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल सदस्य होंगे। रीजनल गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होगा? क्षेत्र, ये जो है क्षेत्रों में समय समय पर नियुक्त, मतलब जो क्षेत्र से संबंधित है वहां पर जो है समय समय पर नियुक्त, मतलब संबंधी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय राज्यों के राज्यपाल। अगर राज्य है तो वहां से जो है उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री होंगे, और अगर संघ है तो संघीय क्षेत्र है तो वहां से संबंधित राज्यपाल होंगे। क्लियर? और भी जो इसमें शामिल क्या बात है कि समय समय पर विषय विशेषज्ञों, शोध संस्थानों से परामर्श। ठीक, ये इसकी संरचना है किसकी? नीति आयोग की। अगर हम कंपैरिजन देखें कि योजना आयोग और नीति आयोग की संरचना में क्या है, इसलिए कंपैरिजन देखना जरूरी है कि आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग नीति आयोग में जो है इनकी संरचना में कौन से जो है पद अभी भी वर्तमान में है, मतलब कौन से पद अभी भी जो है योजना आयोग में भी शामिल है और नीति आयोग में भी शामिल है, या इनमें से कौन से पद जो है योजना आयोग नीति आयोग में शामिल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी संरचना को जानना जरूरी है। अगर हम कंपैरिजन में देखें कि इसके जो है अध्यक्ष, हाँ, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। दोनों में ही अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ भी उपाध्यक्ष का पद है, वहां भी उपाध्यक्ष का पद है। और खास बात कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जा रहा है। दोनों में ही उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त कर रहा है? प्रधानमंत्री ही नियुक्त कर रहे हैं। इसमें भी जो है पदेन सदस्य है और इसमें भी क्या है? पदेन सदस्य है। इसमें जो है पदेन सदस्य केंद्र सरकार के मंत्री होंगे और इसमें भी केंद्र सरकार के ही मंत्री होंगे पदेन सदस्य। नेक्स्ट, सदस्य की इसमें भी है और इसमें भी है। सदस्य इसमें जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक, और इसमें भी जो सदस्य है नीति आयोग में वो भी जो है पूर्णकालिक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त है। क्लियर? मतलब 1 2 3 4 4 पद ऐसे हैं जो दोनों में समान है, कोई चेंजेस नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य और सदस्य। कौन कौन से? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य और सदस्य। इन चारों पद जो है नीति आयोग और योजना आयोग दोनों में ही है, और दोनों की जो है नियुक्ति और या उनके स्थान की बात की गई वो समान है। अगर हम इसमें जो है नया देखें तो नया में क्या है? विशिष्ट आमंत्रित सदस्य है, जिसको कौन नियुक्त करेगा? पीएम। वही सीईओ है, एक सीईओ रहेगा ही रहेगा।
गवर्निंग काउंसलिंग है, इसमें रीजनल गवर्निंग काउंसलिंग है, और इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर जो है विषय विशेषज्ञों और शोध संस्थानों से परामर्श लिया जाएगा, ये कहा गया। इसमें एक खास बात ये है कि देखो, आप नोट में इसको लिख सकते हैं कि जो पदेन सदस्य है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। मतलब क्या है, लिखिए, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। मतलब जो पदेन सदस्य है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य को ही जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात ये कि ये तो हो गया पदेन सदस्य, एक अंशकालिक सदस्य की भी बात की जाती है ना, अंशकालिक सदस्य की भी बात की जाती है। तो ये अंशकालिक सदस्य में जो है अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और संबंधित संस्थानों से संबंधित अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो है, मतलब एक तरह से यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ और शोध संस्थानों की बात की गई है ना, इसको जो है अंशकालिक रूप से ही जो है इनको नियुक्त किया जाएगा। कैसे? अंशकालिक रूप में ही जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। क्लियर, समझ आया? तो ये था नीति आयोग की संरचना। अब थोड़ा सा नीति आयोग क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, नीति आयोग जो है सरकार के लिए आपने काफी सुना रहा होगा, जब ये 2015 में लॉन्च होने वाला था तो काफी इसके बारे में चर्चा थी, है ना, कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। तो नीति आयोग जो है सरकार के लिए किस रूप में काम करती है? नीति आयोग जो है सरकार के लिए जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। मतलब क्या है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। कौन? नीति आयोग, सरकार के लिए। ठीक है, ये जो है इसका ये जो है ना अपना नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में तो कार्य कर रही है, साथ ही क्या है, निर्देशात्मक और नीतिगत जो गतिशीलता प्रदान करने का काम करेगी। थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, साथ ही निर्देशात्मक, मतलब ये निर्देश देगी कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, और उस निर्देश को जो है गतिशील रूप में जो है इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेगी। एक तरह से नीति आयोग का ये है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रक्चर में ये चीज शामिल है। वहीं ये जो है क्या करेगी, राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी है ना, उसके साथ जो है राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित है। मतलब इसमें आपने एक चीज देखा होगा, योजना आयोग में जो है राज्यों के लिए तो किया गया था जरूर उसमें काम कि हर राज्य को प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन क्या वहां तक भागीदारी पहुंच पाती थी, जन सामान्य तक उसकी भागीदारी पहुंच पाती थी? नहीं। इसीलिए जो है नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है मैदान मतलब आपके जो है ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों तक पहुंच बना के वहां से जो एक नियम बनते हुए निकलेगा, वो जो है पूरा नीति आयोग तक पहुंचेगा। कहने का मतलब ये कि मतलब नीचे से लेके ऊपर तक इसमें जो है भागीदारी को शामिल किया गया, इसलिए इसमें राज्यों की जो है मतलब भागीदारी को सबसे ज्यादा शामिल किया गया। स्थानीय जो हमारे जो है शासन है ना, जैसे कि पंचायती राज, उसको भी इसमें शामिल किया गया। मतलब सबकी इच्छाओं को जाना गया कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या जरूरत है, उन सारी चीजों को इस पे जो है जोड़ दिया गया है। इसमें मतलब इसीलिए कहा गया कि राज्यों की जो सक्रिय भागीदारी को इसमें शामिल किया गया है नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग के अगर कार्य देखें, नीति आयोग के कार्य में क्या क्या चीजें शामिल है? नीति आयोग के कार्य में जो है नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। ये क्या करेगा? नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा। वहीं अनुवीक्षण और मूल्यांकन, मतलब अनुवीक्षण और मूल्यांकन का भी कार्य कौन करेगा? नीति आयोग। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, सहयोगपूर्ण संघवाद मतलब हमारे जो भारत की जो पूरे जो क्षेत्र है ना, वो सारे शामिल हो, चाहे वो राज्य हो चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो, वो सारे शामिल हो जाते हैं संघवाद में। मतलब उन सभी को जो है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, इसीलिए कहा जा रहा है। और क्या है? केंद्र, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर। थिंक टैंक जो बात की गई है ना, वही चीज है कि ये संसाधन, मतलब योजना में क्या होता था, केवल संसाधनों के उपयोग को कैसे करना है इस बात पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या बोला जाए, ज्ञान केंद्र यानी कि थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करना है। संसाधन केंद्र के रूप में तो कार्य करना ही है, साथ ही जो है ज्ञान केंद्र के रूप में भी इसको कार्य करना है। क्लियर? ये था नीति आयोग के कार्य। समझ आया? उम्मीद कर रही हूं आपको समझ आया। अब बात मैंने आपको बताई था कि इसमें जो है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये पूछ सकता है, इसके कार्य क्या हो सकते हैं। देखो, संभावना है इसलिए क्योंकि जब पिछला पेपर हुआ था तो हमारे देश का सिनारियो कुछ अलग था, आज वर्तमान में कुछ अलग है, और ये इसी के जगह ही रिप्लेस हुआ चीज है, तो जरूर इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांस है। ये मेरा थॉट है, बाकी आना नहीं आना वो तो भगवान मालिक जाने। ठीक है, लेकिन ये मेरा थॉट है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना जरूरी समझा।
अब थोड़ी सी इसके उद्देश्य की बात कर ले, क्योंकि उद्देश्य पे पूछा जा सकता है कि क्या नीति आयोग के ये उद्देश्य है या नहीं है। तो देखिए नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है। देखो पहला उद्देश्य ये कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, किसको, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना। पहले ही बता दी कि ये किसको शामिल करना चाहता है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी को। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, राष्ट्रीय विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, क्षेत्र है, रणनीति है, उसको जो है उसके जो दृष्टिकोण को साझा करना, मतलब ग्राउंड लेवल पे आके काम करना चाह रहे हैं। ठीक, वही दूसरा इसका जो है सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, यानी कि सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा। ये जो सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने की बात की गई ना, वो किससे आएगा, सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण। मतलब हमारे राज्य जितने मजबूत होंगे उतना ही तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा ना, इसीलिए कहा गया कि सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना एक तरह से। तीसरा इसका जो है उद्देश्य ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना। मतलब ग्राम स्तर पर क्या है, योजनाओं का निर्माण। मैंने वही बताया, पंचायती राज सिस्टम से जो है स्टार्ट हो रहा है सारी चीजें, मतलब ग्राउंड लेवल से उठा के काम करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने और तंत्र इसके लिए जो है क्या है, तंत्र इसके लिए जो है ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्र को विकसित करना और उसका जो है उच्च स्तर तक उपयोग करना या उच्च स्तर तक जो है उसको पहुंचाना। मतलब ग्राम में क्या किन चीजों की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से वहां पर योजनाओं को निर्माण करना, लागू करवाना और जो है उसका एक तंत्र विकसित करके उसको जो है उत्तरोत्तर पहुंचाना, मतलब ऊपर लेवल तक उस चीज का पूरा रिपोर्ट जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चौथा इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान। आर्थिक प्रगति, जिन चीजों, जिन जगहों का, जिन लोगों का, जिन क्षेत्रों का आर्थिक प्रगति नहीं हो पाया है, उनके जो है आर्थिक प्रगति पर जो है ध्यान देने की बात की जा रही है। अगला पॉइंट क्या है, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना, मतलब अंतर जो क्षेत्रीय उसके लिए भी और जो अंतर विभागीय उसके मुद्दों के लिए भी जो है समाधान हेतु जो है मंच तैयार करने की बात की जा रही है। वहीं रणनीतिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रणनीतिक और दीर्घ अवधि नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। रणनीतिक और दीर्घ अवधि के लिए जो है रणनीतिक तरीके से जो है कार्य करना, ढांचा तैयार करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था, राष्ट्र मतलब राज्यों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, सशक्त मतलब राष्ट्र का निर्माण है, जिसमें अब तक कौन सा कॉन्सेप्ट है, सहयोग, संघवाद, सहयोगपूर्ण संघवाद। तीसरा क्या आया, तीसरा जो है हमारा ग्राम स्तर पर जो है योजनाओं के निर्माण की बात की गई। और चौथा पॉइंट क्या था, आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों की बात। पांचवा पॉइंट क्या है, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दे। और छठवां पॉइंट है रणनीतिक और दीर्घ अवधिक नीतियों के कार्यान्वयन, कार्यक्रमों की जो है कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करने की बात की गई है। क्लियर, ये सारे इसके उद्देश्य थे। अगर वीडियो आप लोग को जल्दी लगता है तो आप लोग थोड़ा रुक जाइए, मतलब पॉज करके आप लोग जो है इसको मतलब नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग का लाइक और शेयर ये मेरे लिए मेरा रिजल्ट होता है, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।